तो बात करते हैं यार अकबर की। मुगल्स के अंदर हमने बाबर की बात कर ली, हुमायूं की बात कर ली, उसके बाद हुमायूं को जो हराया था शेर शाह सूरी, जिसमें सूर डायनेस्टी की बात की। अब हम बात करते हैं अबाउट अकबर, जिन्होंने यहाँ पे 1556 से लेके 1605 तक रूल किया। एंड अगर एक्सेशन की बात करें, एक्सेशन की, तो अकबर जो थे वो हुमायूं का जो डेथ हुआ था 1556, उस समय 13 साल के थे। एंड जो बैरम खान उनके जो अंकल थे, उनके उनके अंदर यहाँ पे इन्होंने लड़ाई लड़ी। एंड एक तरह से कालानौर के जो यहाँ पे राजा इनको घोषित किया गया है ना। सो एक्सेशन के अंदर आफ्टर हुमायूं's death in 1556, the 13-year-old किसके अंडर, अंडर द regency of Bairam Khan. So Akbar was crowned at Kalanur. Akbar was crowned at Kalanur. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था वो किसके किसके बीच में हुआ था, बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो यहाँ पे अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें जो कि कब हुआ था, 1556 में। जहाँ पे जो बैरम खान ने लेड किया था मुगल फोर्स को अगेंस्ट हिमू। एंड डिस्पाइट जो इनिशियल एडवांटेज था किसके पास, हिमू के पास, जो हिमू का फोर्स था वो कोलैप्स कर गया बिकॉज ही वॉज इंजर्ड यार। तो मुगल सुप्रीमेसी देखने को मिला दिल्ली के अंदर इसकी वजह से। डिस्पाइट इनिशियल एडवांटेजेस, हिमू's force collapsed after he was injured, securing Mughal supremacy over Delhi. एक्सपांसन की हम बात करें, एक्सपांसन अंडर बैरम खान। एक्सपांसन अंडर बैरम खान की बात करें तो मुगल कंट्रोल जो था वो काबुल से लेके यहाँ पे जौनपुर अजमेर तक फैला हुआ था यार ड्यूरिंग दी बैरम खान, जब अकबर यहाँ पे इनके अंडर लड़ रहे थे। सो मुगल कंट्रोल
extended from Kabul to Jaunpur and अजमेर। जो पंजाब के जो की सिटीज़ थे, जिसमें हम लाहौर की बात करते हैं, मुल्तान, वो सब इन्होंने कब्जा कर लिया था। एंड जो ग्वालियर था वॉज टेकन फ्रॉम सू रूलर्स यार, है ना। एंड कैंपेन्स भी देखने को मिले इन मालवा एंड रणथंबोर। ग्वालियर was taken from the Sur rulers. Campaign were launched in Malwa and Ranthambore. जो बैरम खान है, एक तरह से इनका जो एरोगेंस था एंड फेवरेटिज्म टुवर्ड दी शाइट नोबल, जिसकी वजह से अकबर ने ही इसको एक तरह से डिसमिस कर दिया। ग्रोइंग एरोगेंस एंड फेवरेटिज्म, जो शियाइट नोबल्स थे, शिया वाले, तो उसके वजह से इनको डिसमिस कर दिया अकबर ने। टूवर्ड ओके। तो हमने बात की व्हाट एक्सपांसन अंडर बैरम खान की यार। इसमें हमने बात की कि यहाँ पे मुगल्स ने कंट्रोल यहाँ पे रखा था फ्रॉम काबुल टू जौनपुर एंड अजमेर। पंजाब की सिटीज़ इनके कब्जे में थे यार, लाहौर भी था, मुल्तान भी था, उसको भी एनेक्स कर लिया गया था। सुर रूलर्स से इन्होंने ग्वालियर्स को भी ले लिया था। एंड बैरम खान का जो एरोगेंस बढ़ रहा था टूवर्ड, एंड जो है ना, एंड ना बहुत खड़ूस होने लगा था बहुत, है ना। एंड इसका जो फेवरेटिज्म था, जो शिया वाले जो नोबल्स थे उन पर ज़्यादा पार्शियल हो गया था, इसकी वजह से डिसमिस कर दिया इसको अकबर ने। ना राजपूत की पॉलिसीज़ की बात करें यहाँ पे, सो राजपूत पॉलिसीज़ में हम बात करते हैं जो स्ट्रेटेजिक अलायंस जो इन्होंने रखा था विद राजपूत यार, जिसमें हम बात करते हैं कि जो राजा बहारमल के जो डॉटर के साथ इनका शादी किया था, वो इसकी हम बात करते हैं यार। एंड जो राजपूत था इट बिकम ट्रस्टेड मुगल ऑफिशियल्स यार, है ना। जैसे कि राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, एक तरह से राजपूत जो थे ट्रस्टेड मुगल ऑफिसर्स के तौर पे आए। एंड मुगल एंड राजपूत अलायंस को इंश्योर किया अकबर ने, जिससे एक तरह से लॉयल एंड पीस देखने को मिला, लॉयल्टी एंड पीस देखने को मिला राजस्थान के अंदर। बैटल ऑफ जो हल्दी घाटी थी, जिसमें हमारे साथ महाराणा प्रताप ने लड़ा था किसके साथ, अकबर के साथ, जो कि उस समय रूलर थे मेवाड़ के। तो इसमें इसको हराया था किसने, मान सिंह ने, जो कि एक अकबर के नोबल थे। एंड इन्होंने एबोलिश कर दिया था जिजिया को एंड पिलग्रिमेज टेस्ट को, इस तरह से एक तरह से ये इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को बताया। सो अकबर की बात करें तो इन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस पे फोकस किया विथ राजपूत, जैसे कि इसने
मैरी किया राजा भारमल्स डॉटर को, एंड जो राजपूत थे दे बिकम ट्रस्टेड मुगल ऑफिशियल्स। एग्जाम्पल के तौर पे राजा भगवान दास एंड राजा मान सिंह। एंड जो ये राजपूत का जो पॉलिसी था जिसमें इन्होंने इंश्योर किया जो मुगल राजपूत अलायंसेस को, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉयल्टी एंड पीस देखने को मिला यार। लॉयल्टी एंड पीस इन राजस्थान। यहाँ पर हम बात करें बैटल ऑफ हल्दी घाटी की, ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी की हम बात करें जो कि 1576 में हमको देखने को मिला यार। इस बैटल में जो महाराणा प्रताप थे दैट इज रूलर ऑफ मेवाड़ was defeated by मान सिंह who was a मुगल noble। एंड जो अकबर थे उसने एबॉलिश कर दिया था, एबॉलिश जिजिया एंड पिलग्रिम टैक्स fostering religious intolerance। So ये हमने बात की अबाउट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। राजपूत पॉलिसी मतलब राजपूत की तरफ रिलीजियस पॉलिसी नहीं, राजपूत की तरफ जो अकबर का जो पॉलिसी था उसकी बात किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर की। सो रिलीजियस पॉलिसी की बात करें सो इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, जो सूफी सेंट का है उन्होंने अकबर को कैसे इन्फ्लुएंस किया उसकी बात करते हैं। जो है ना इनफेलिबिलिटी डिक्री देखने को मिला यार, मतलब है ना अकबर की जो सुप्रीमेसी देखने को मिलता है और उलेमास यार दीन इलाही की बात करें, एक न्यू फेथ यहाँ पे मोनोथिज्म को प्रमोट करने के लिए रिलीजियस सिंथेसिस को, है ना, बट ये फेल कर गया इनके डेथ के बाद। तो ये हमको देखने को मिला रिलीजियस रिफॉर्म्स के अंदर। इबादत खाना जो थे फतेहपुर सिकरी में, यहाँ पे स्कॉलर्स को इन्वाइट किया गया फ्रॉम वेरियस रिलीजन यार। एंड उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि रिलीजियस पॉलिसी के अंदर एक तरह से रिलीजियस टॉलरेंस इसने एक तरह से मेंटेन किया। एंड एक तरह से दीन इलाही जो है किसी के ऊपर इन्फोर्स नहीं किया, एक न्यू फेथ था बट उसने किसी के ऊपर इन्फोर्स नहीं किया यार। सो रिलीजियस पॉलिसी के अंदर इन्फ्लुएंस्ड, जो रिलीजियस पॉलिसीज थे अकबर के, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफी सेंट्स, ट्यूटर्स, राजपूत अलायंसेस एंड इंटेलेक्चुअल। इनफेलिबिलिटी डिग्री की बात करते हैं यार यहाँ पे। इनफेलिबिलिटी
बिलिटी डिग्री की बात करते हैं 1579 में, जहाँ पे असर्टेड अकबर जो था उलेमास के ऊपर होता था, जो रिलीजियस जो ट्यूटर्स होते थे जिसको उलेमास बोलते थे, उनसे ऊपर होता था अकबर्स सुप्रीमेसी ओवर उलेमास। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दीन इलाही की। दीन इलाही जो कि एक न्यू रिलीजन है 1582 में यहाँ पे बनाया था अकबर ने। सो अ न्यू फेथ विच प्रमोट्स मोनोथिज्म एंड religious synthesis, but it failed after his death। एंड अकबर ने एक तरह से रिलीजियस टॉलरेंस को मेंटेन रखा यार, मेंटेन्ड रिलीजियस टॉलरेंस है ना। एंड एक तरह से ऐसे जो खुद का जो रिलीजन बनाया था दीन इलाही, उसको एक तरह किसी के ऊपर इन्फोर्स नहीं किया। मेंटेन रिलीजियस टॉलरेंस एंड डिड नॉट एनफोर्स दीन इलाही ऑन एनीवन। इबादत खाना की बात करें जो कि 1575 में हमको देखने को मिला यार एट फतेहपुर सीकरी। invited scholars from various religion। इबादत खाना के बाद हमारे पास ये सब रिलीजियस पॉलिसीज़ हैं भाई इसके अकबर के। इनफेलिबिलिटी है ना, इनफेलिबिलिटी डिक्री, दीन इलाही एक न्यू रिलीजन बनाया इसने, मेंटेन रिलीजियस टॉलरेंस एंड डिड नॉट एनफोर्स दीन इलाही। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी पे बनवाया यार। एंड एक तरह से इन्फ्लुएंस था फ्रॉम दी सूफी सेंट ट्यूटर्स एंड राजपूत अलायंसेस से। दिस इज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर यार, दिस आर द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बट अकबर का जो लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी। लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें सो जो अकबर था विथ राजा टोडरमल, इसने रिफॉर्म किया जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था उसको। एंड जो सिस्टम था इसको एक तरह से क्या नाम से जाना गया, जब्त या फिर बंदोबस्त सिस्टम के नाम से जाया गया। सिस्टम टोडरमल के अंदर जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम लाया गया उसको जब्ती या फिर बंदोबस्त कहा गया। लेटर ये 10 साला सिस्टम में इम्प्रूव्ड हुआ इन 1580। लेटर
improved into धसाला सिस्टम एंड इसने प्रकार से इंट्रोड्यूस किया यूनिफॉर्म लैंड मेजरमेंट एंड एक फिक्स्ड revenue based on average yield of the past 10 years। तो एक तरह से किस ज़मीन में कितना पैसा मिल सकता है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो। सो यहाँ पे ज़मीन को डिवाइड किया गया यहाँ पे बेस्ड ऑन दी लैंड असेसमेंट यार, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट पोलाज। पोलाज कैसे लैंड है जो कि हर साल कल्टीवेट किए जाते हैं, सो दे आर कल्टीवेटेड एनुअली। पोलाज के बाद परुती। परुती ऐसे लैंड है विच आर ओनली कल्टीवेटेड वंस इन 2 year, सो कल्टीवेटेड वंस इन 2 years। चाचर। चाचर की बात करें सो दे आर कल्टीवेटेड वंस इन 3 or 4 years। कल्टीवेटेड वंस इन 3 or 4 years। बंजर, बच्चे बच्चे को बताया बंजर जमीन जो है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता, सो बंजर यहीं से आया है। बंजर इट इज कल्टीवेटेड in 5 or more years, so cultivated once in 5 or more years। हमने बात की अबाउट लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें लैंड जो है इस प्रकार से डिवाइडेड थे। नेक्स्ट लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हम बात करते हैं अबाउट दी मनसबदारी सिस्टम की। सो ये जो मनसबदारी सिस्टम है अगर इसकी बात करें सो यहाँ पे अकबर ने इंट्रोड्यूस किए थे मनसबदारी सिस्टम को टू स्ट्रक्चर द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ऑफिसर्स को असाइन किया जाता था रैंक्स, जिसको हम मनसब्स बोलते थे, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 5,000, जो कि ज़्यादा होता था फॉर प्रिंसेस एंड कम होता था फॉर इंसान्स नॉर्मल लोग। ठीक है, सो अकबर इंट्रोड्यूस दी मनसबदारी system to structure the administration। Officers were assigned ranks, mansabs ranging from 10 to 5,000, that is higher for princes। एंड जो रैंक्स है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स, एक तो सवार एंड एक जाट। रैंक्स आर divided into Zat, that is denoted personal status, and
सवार, it indicated नंबर ऑफ कैवलरी मैन, कितना मेंटेन करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? सवार। कोई इंसान कितना कैवलरी मैन रखा है, घुड़सवार रखा है, उसको क्या बोलते हैं? सवार बोलते हैं। सो इंडिकेटेड नंबर ऑफ कैवलरी मैन टू बी मेंटेन्ड। ज़्यादा मेंटेन रख रहा है तो ज़्यादा सवार होगा, एंड ज़्यादा पर्सनल स्टेटस ज़्यादा जात होगा। जैसे बोलते हैं ना तेरी जात क्या है, जात ये वहीं से आया है भाई। एंड ईच जो सवार है हो हैड टू मेंटेन यार एटलीस्ट 2 हॉर्सेस, कम से कम तो 2 रखने ही पड़ेंगे हर सवार को। ईच सवार हैड टू मेंटेन एटलीस्ट 2 हॉर्सेस। एंड जो मनसब्स हैं दे वेयर नॉट हेरिडेटरी, है ना, ये हेरिडेटरी नहीं होते थे, मनसब्स को अपॉइंट किया जाता था। अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस and dismissal, it is directly controlled by the emperor. ओके, सो ये हमने बात की अबाउट दी मनसबदारी सिस्टम की। तो लैंड रिवेन्यू सिस्टम में यहाँ पे लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो था वो एक तरह से रुडलमर्ग के अंदर यहाँ पे रिफॉर्म किया गया इसकी मदद से, जिसमें जब्ती एंड बंदोबस्त सिस्टम के नाम से जाना गया ये। बाद में 10 साला सिस्टम के अंदर ये इम्प्रूव्ड हुआ, एंड 10 साल में यहाँ पे 10 साल सिस्टम मतलब 10 साल में एक तरह से लैंड को यहाँ पे दिखाया था पास्ट लैंड 10 ईयर्स के लैंड ईल्ड के बेसिस में। सो यूनिफॉर्म लैंड मेजरमेंट्स किया गया, एवरेज ईल्ड दिखाया था 10 साल के, सिर्फ 10 साल सिस्टम बोलते हैं। और इसमें ज़मीन को डिवाइड किया गया इंटू पुलज, पुरौती, चाचर एंड बंजर लैंड में। उसके बाद हमने बात की मनसबदारी सिस्टम की। तो ये जो मनसबदारी सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया? अकबर ने इंट्रोड्यूस किया यार। यहाँ पे मनसब जो होते थे दैट इज़ दी असाइंड रैंक्स इनके पास होते थे, हायर दी रैंक हायर द स्टेटस यार। एंड ये 10 से लेके 5,000 तक होता था। प्रिंसेस के लिए जो मनसब स्टेटस है वो ज़्यादा होता था। सवार इज़ वॉट, कितने आपको कैवलरी में घुड़सवार रखने हैं उसको सवार बोलते थे। जात इज़ दी पर्सनल स्टेटस यार। एंड कम से कम ईच सवार को 2 हॉर्सेस तो रखने पड़ेंगे एटलीस्ट। एंड ये जो मनसब था ये हेरिडिटरी नहीं था भाई, इसको डायरेक्टली कंट्रोल करता था एम्पायर, तो उनको हटा सकता था, प्रमोट कर सकता था, अपॉइंट कर सकता था एम्पायर, राजा अकबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर की बात करें और उसके जो नवरत्नस हैं, बीरबल की बात ना करें और नवरत्नस की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो हम बात करते हैं अकबर नवरत्नस की। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम नवरत्नस की बात करें तो अबुल फजल, एक नवरत्नस थे। सो अबुल फजल की बात करें तो ही वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबरनामा इज दी बायोग्राफी ऑफ अकबर। बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा, बट अकबर उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो यहाँ पे ये इनके द्वारा लिखा गया है बायोग्राफी। सो बाबरनामा इज अ ऑटोबायोग्राफी बट अकबरनामा इज अ बायोग्राफी। ऑथर ऑफ अकबरनामा एंड आईने अकबरी। एंड अबुल फजल ने जो मुगल आर्मी को लेड किया था इन द डेक्कन कैंपेन, जब वो डेक्कन की तरफ गए तो सो लेड दी मुगल आर्मी इन दी
डेक्कन कैंपेन। एंड इनको अबुल फजल को किसने असासिनेट कर दिया था? बीर सिंह बुंदेला ने, जो कि प्रिंस सलीम के कहने पे इन्होंने इसको असासिनेट कर दिया था। अकबर के एक बेटे के कहने पे, प्रिंस सलीम के कहने पे। सो असासिनेटेड बाय बीर सिंह बुंदेला ऑन प्रिंस सलीम्स ऑर्डर। तो नवरत्न से पहले रत्न की बात की है अबुल फजल। अबुल फजल के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट फैजी। सो जो फैजी था, ही वॉज अ पर्शियन पोएट एंड ब्रदर ऑफ अबू फजल, renowned Persian poet and brother of अबुल फजल। सुपरवाइज किसको करते थे यार? जो पर्शियन ट्रांसलेशन था महाभारत का, उसको सुपरवाइज किया था किसने? फैजी ने। सुपरवाइज दी पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत। एंड जो लीलावती है उसको ट्रांसलेट किया था इनटू पर्शियन, जो कि लीलावती क्या एक मैथमेटिकल वर्क है यार, गणित की किताब है बोल सकते हैं। सो उसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में किसने? फैजी ने। तो महाभारत के ट्रांसलेशन और लीलावती के ट्रांसलेशन में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? फैजी का। सो लीलावती ट्रांसलेटेड, लीलावती दैट इज मैथमेटिकल वर्क इनटू पर्शियन। फैजी के बाद हम बात करते हैं अबाउट तानसेन की। सबको पता है तानसेन जो थे, तानसेन के गाने से बारिश हो जाती थी। सो तानसेन की बात करें, सो ओरिजिनली इनका नाम क्या था? ताना मिश्रा। एंड एक तरह से किंग रामचंद्र के अंदर ये काम करते थे, बट उन्होंने ही इसको और उन्हें ही टाइटल दिया था तानसेन का। अकबर ने इनको मियान तानसेन, मियान टाइटल दिया यार। सो ओरिजिनली नेम्ड तन्ना मिश्रा, he served King Ramchandra, who gave him the title Tansen. एंड अकबर ने क्या टाइटल दिया? अकबर honored him with the title मियान। एंड यहाँ पे जब ये गाना गाते थे तो सो बिलीव टू समन फायर विथ रागा दीप एंड रेन, जब ये गाना गाते थे तो बारिश होती थी, आग जल जाती थी, रागा से दीपक जल जाता था यार। सो बिलीव टू समन फायर विथ रागा दीपक and rain with रागा मेघा मल्हार। सो तीन हमने बात की यार अबू तानसेन, फैजी, अबुल फजल। और नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह भी एक जेम थे इनके, अकबर के राजा मान सिंह। सो राजा मान सिंह जो थे एक तरह से मोस्ट ट्रस्टेड जनरल थे अकबर के, जिसने मान सिंह ने तो हराया था भाई किसको? अभी हमने बताया कि जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी ने किसको हराया था? मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था अकबर के कहने पे। सो मान सिंह इज वन ऑफ दी
अकबर्स ट्रस्टेड जनरल्स। नेक्स्ट जो है वो कौन है भाई? 9 जेल में राजा तोडरमल। राजा तोडरमल। राजा तोडरमल की बात करें तो ये हेड थे भाई रिवेन्यू सिस्टम के। इन्होंने जो स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे ड्यूरिंग द अकबर रूल। सो हैड द revenue system and introduced standard weights and measures। एंड ये शेरशाह सूरी के अंदर पहले काम करते थे बट वो हार गए। उनके डेथ के बाद यहाँ पे ये अकबर के अंदर काम करना चालू किया इन्होंने। सो प्रीवियसली सर्व्ड अंडर शेरशाह सूरी। एंड इनको टाइटल मिला था दीवाने अशरफ, जो अकबर ने इनको दिया था। ऑन दी टाइटल ऑफ दीवाने अशरफ फ्रॉम अकबर। राजा तोडरमल की बात की। नेक्स्ट जो ज्वेल है हमारे पास वो है फ़कीर अज़ुद्दीन। जो कि चीफ एडवाइज़र थे अकबर के। चीफ एडवाइज़र टू अकबर। एंड इज इन्होंने ऐसे सूफी मिस्टिक थे यार, सूफी सेंट के जैसे थे ये। नोन एज अ सूफी मिस्टिक। फ़कीर अज़ीउद्दीन के बाद हम बात करते हैं अबाउट मिर्ज़ा अजीज़ कोका। मिर्ज़ा अजीज़ कोका के अंदर ऑल्सो कॉल्ड कान अज़म, ऑल्सो कॉल्ड खान अज़म और कोलताश। एंड यहाँ पे जो मिर्ज़ा अजीज़ कोका है ये ब्रदर था, ब्रदर ऑफ अकबर, फोस्टर ब्रदर ऑफ अकबर। एंड ये सूबेदार थे ऑफ गुजरात। के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, किसकी? बिरबल की। सो फ़कीर अज़ीउद्दीन मिर्ज़ा अजीज़ कोका के बाद हम बात करते हैं अबाउट बीरबल। राजा बीरबल की बात करते हैं। अकबर बीरबल की कहानी बहुत फेमस है। राजा बीरबल की बात करें सो राजा बीरबल जो थे वॉज बॉर्न इन दी महेश दास, है ना, बॉर्न ऐसे महेश दास के नाम पे बॉर्न किया था बट अकबर ने एक तो टाइटल दिया राजा बीरबल। बॉर्न एज महेश दास एंड अकबर bestowed him the title
राजा एंड बीरबल। एंड ये कब मरे भाई? यूसुफ शाही के साथ मरते मरते यहाँ पे ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स हैं उनके साथ लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो गई। सो डाइड फाइटिंग दी यूसुफ शाहीज एंड ना, यूसुफ शाहीज किस में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में लड़ रहे थे तो इनकी डेथ हो गई, मौत हो गई। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे 9 जेम्स के अंदर जो नेक्स्ट जो जेम है इट इज़ अब्दुल रहीम खाने खनन। अब्दुल रहीम खाने खनन जो है इट इज़ द सन ऑफ बैरम खान, सन ऑफ बैरम खान। एंड एक डिस्टिंग्विश पोइट थे, इन्होंने बाबरनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। तो क्वेश्चन आता है भाई 9 जेम्स में से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। सो एक डिस्टिंग्विश्ड पोइट थे अब्दुल रहीम खाने खना, बाबरनामा को ट्रांसलेट किया इनटू पर्शियन। तो ये हमने बात की अबाउट दी अकबर के 9 नवरत्नास की। ये हमने बात की अबाउट 9 अकबर के नवरत्नास की। उससे पहले हमने बात की अबाउट अकबर के लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी सिस्टम, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, है ना, राजपूत की तरफ क्या पॉलिसी था इनका, एक्सपांसन कैसे किया बैरम खान के अंदर, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था जहाँ पे अकबर और हिमुल लड़ाई लड़ी थी उसकी बात की। एसेसन की बात की, कितने छोटे से उम्र में 13 साल की उम्र में इनको राजगद्दी संभालनी पड़ी यार। सो ये सब चीज़ की हमने बात की। दिस इज़ ऑल अबाउट अकबर।